दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आप कैसे इफेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं या कैसे आप इफेक्टिव एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को वेरी बेसिक सीखना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली अगर टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ चेक कर रहे हैं या वो चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग एक प्रॉपरली तरीके से उसको करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये वेरी बेसिक जो है इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और आज हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी बिटकॉइन बाय एंड सेल कर रहे हैं। बट अगर उनको पूछा जाए कि बिटकॉइन क्या है तो आई होप कि इतना इफेक्टिव आंसर उनको नहीं मिलेगा, बजाय इसके कि वो लोग बता दें कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या है, किसने बनाया था, कितने बिटकॉइन हैं, और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री के बारे में और उसका आप कैसे बाई कर सकते हैं, एक ऑलमोस्ट ओवरव्यू हम लोग बात करेंगे। और बिटकॉइन क्या है, इसके स्टार्ट करने से पहले हमेशा से अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो कोई भी करेंसी है या कोई भी कॉइन है वो एक वैल्यू कंसिडर किया जाता था, उसकी एक वैल्यू होती थी, वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता था। जब पेपर मनी नहीं थी तो उससे पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे मेटल्स वगैरह, जो धात है, आपके पास गोल्ड्स के कॉइन थे, उसके बाद आपके पास सिल्वर कॉइन्स थे, इस तरह। उससे पहले जब गोल्ड और सिल्वर भी नहीं था तो लोग जो है एक्सचेंज कर रहे थे चीज़ें, एक चीज़ दूसरी चीज़ में एक्सचेंज करना या ट्रेड करना। लेट्स से कि किसी के पास गंदम है, वो गंदम जो है वो ट्रेड कर रहा है चावल के बदले में। एक एग्जांपल है ओनली, नॉट स्पेसिफिकली गंदम और चावल का ही, बट ओवरऑल जो एक्सचेंज है या ट्रेडिंग है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वाली जो ट्रेडिंग है या वो वाली जो एक्सचेंज है आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती गई। क्योंकि एक चीज़ है दूसरी चीज़ के मुकाबले में कम या ज़्यादा हो सकती थी और उतना अफोर्डेबल नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि मेटल जो कॉइन्स हैं, आपके पास गोल्ड कॉइन है, आपके पास सिल्वर कॉइन है, जब बाकी जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं वो वाले कॉइन वजूद में आए। अभी जब ट्रेड ओपन होते गए, लोकली से इंटरनेशनली ट्रेड होते गए, या आप ऐसा कंसिडर करें कि एक कंट्री से एक इलाके से दूसरे इलाके में या बड़े बड़े ट्रेड होने लग गए, तो उस टाइम में फिर ये जितने भी मेटल कॉइन्स थे इनको प्रोड्यूस करना या इतनी ज़्यादा मेटल को माइन करना, इतना ज़्यादा गोल्ड हासिल करना, ये भी मुश्किल होने लग गया। तो फिर क्या हुआ कि पेपर मनी वजूद में आ गई कि भाई एक पेपर होगा, वो एक वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी एक मखसूस वैल्यू रहेगी और फिर हम लोग उसको यूज़ करेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो ऐसे फिर पेपर मनी वजूद में आई। और एक बंदे ने 2008 में सतोशी नाकामोटो, वो कौन है, कैसा है, उसकी कोई पिक्चर हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, एक मिस्ट्री है, मिस्टीरियस बंदा है सतोशी नाकामोटो। उसने एक कंसेप्ट दिया था, उस बंदे ने एक प्रपोज़ल दी थी। और ऑफ कोर्स उस एक अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग या एक लेजेंड था कि जिस बंदे ने ये कंसेप्ट क्रिएट किया था। बाद में तो बहुत बंदों ने कॉइन, अभी हमारे पास 9000 से ज़्यादा कॉइन है, क्रिएट कर लिए, ब्लॉकचेन बन गई, ये पूरी की पूरी Web3 बन गई, मेटावर्स बन गया। लेकिन ये कंसेप्ट, एक वर्चुअल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना या उसको फिर एक इम्प्लीमेंटेशन, एक अमली जामा पहनाना, एक बहुत बड़ा माइंड रखने वाला बंदा ही कर सकता है। तो एनी हाउ उस बंदे ने एक कंसेप्ट क्रिएट किया था कि हम लोग इस तरह की कोई करेंसी यूज़ करें कि जिसमें ना तो कोई इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो और वो फास्टेस्ट ट्रांजैक्शंस हों, और उसके अलावा वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो कि जो जितने भी यूज़र्स हैं वो पूरे के पूरे सिस्टम्स को मॉनिटर कर सकें। और ये ओवरऑल सिस्टम है, इसमें ना तो कोई चेंजेस ला सके, ना इसको कोई डिलीट कर सके, ना इसमें कोई अल्टरेशन हो सके, और ये एकदम ट्रांसपेरेंट विदाउट एनी कंट्रोल सिस्टम हो। तो उसने फिर एक जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, पीर टू पीर, बंदे को बंदे के दरमियान में ट्रांजैक्शन हो रही हैं, सेंटर में कोई भी अथॉरिटी नहीं है उसको कंट्रोल करने वाली, तो ये वाला सिस्टम की प्रपोज़ल की। और अगर हम वर्बली या वर्ड बाय वर्ड अगर बिटकॉइन को चेक करने की कोशिश करें तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है, जिसका मकसद मरकज़ी जो काम है, जैसे बैंक हो गया या हुकूमत हो गई, इसकी ज़रूरत को ख़त्म करना है। और बैंकों की बजाय बिटकॉइन जो है एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क यूज़ करके सार्फिन के दरमियान पी टू पी जिसको बोलते हैं, पीर टू पीर, पर्सन टू पर्सन भी आप बोल सकते हैं, ये लेन देन, इस तरह की लेन देन को सपोर्ट करता है। और एक जितनी भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफर्स हो रही होती हैं, जितना भी सिस्टम चल रहा होता है, उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। तो ये तो हो गया कि बिटकॉइन क्या है, एक वर्चुअल और डिजिटल करेंसी है जिसकी एक मखसूस वैल्यू है और सार्फिन के दरमियान ब्लॉक टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसकी ट्रांसफर्स और ट्रांजैक्शंस होती हैं। और उसके बाद अगर बात करें हु मेड बिटकॉइन, मैंने अर्लियर बता दिया था कि एक बंदा था सतोशी नाकामोटो, जो मिस्ट्री है, अभी तक किसी को मालूम नहीं है कौन है, कैसा दिखता है, कैसा लगने वाला बंदा है। तो वो एक अभी तक मिस्ट्री है, बट हम लोग एज आ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया था, उसने बिटकॉइन को इन्वेंट किया था। और अगर बात करेंगे हाउ मेनी बिटकॉइन, उस बंदे ने अराउंड 21 मिलियन बिटकॉइन जो थे वो बनाए थे। बनाने के बाद उसने उसका जो वॉलेट था, उसकी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी। डिस्ट्रॉय करने के बाद उसने
जो 21 मिलियन थे यही कॉइन मार्केट में छोड़े या डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर लॉन्च किए। इसका मकसद क्या था कि इसके बाद कोई भी बंदा 21 मिलियन से एक्स्ट्रा कोई कॉइन ऐड ना कर सके सर्कुलेशन में। इसकी एक लिमिटेड सप्लाई है और ये बेस्ट प्रिंसिपल है। यही रीज़न थी। एक तो बिटकॉइन फर्स्ट करेंसी था, बिटकॉइन जो है अभी तक मार्केट गुरु है, मार्केट पूरी को कंट्रोल कर रहा है। बिटकॉइन अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है, सारे के सारे आल्ट्स जो हैं एकदम से, अगर बिटकॉइन 5% गिरा तो आल्ट्स जो हैं 15% तक भी गिर जाते हैं। और आल्ट्स बोलें तो अल्टरनेटिव्स, बिटकॉइंस के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे के सारे आल्ट्स कंसिडर होंगे कि आल्ट्स कॉइन है। तो बिटकॉइन की जो सप्लाई है, प्राइस का आपको मालूम है कि एक बेसिक फार्मूला है, वो होता है सप्लाई और डिमांड। कितनी ज़्यादा सप्लाई है या कितनी कम सप्लाई है, और डिमांड कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। ऑफ कोर्स अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बहुत बड़ी मूव्स बनाएगी, प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर सप्लाई भी बहुत ही ज़्यादा है और डिमांड ज़्यादा है तो फिर प्राइस एवरेज रहेगी। और इन केस अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड थोड़ी कम है तो प्राइस हमेशा बहुत ज़्यादा डाउन रहेगी। और ये तो हो गया हाउ मैनी बिटकॉइन। और अगर सर्कुलेशन की हम लोग बात करें एक ओवरव्यू, तो अभी तक अराउंड 19.28 मिलियन जो है वो सर्कुलेशन सप्लाई में है। सर्कुलेशन मतलब कि सर्कुलेट कर रहे हैं, लोगों के पास हैं। और रिमेनिंग जो लेट्स से अराउंड 1 पॉइंट समथिंग बाकी है, अराउंड 0.7 या अराउंड 0.72% जो मिलियन बाकी हैं, वो अभी तक मिंट नहीं हुए, वो अभी तक सर्कुलेशन में ऐड नहीं हुए। वो ही माइनिंग कर रहे हैं, आस्ता कॉइन जो हैं माइनिंग हो रहे हैं। और एक दिन आ जाएगा कि 21 मिलियन पूरे के पूरे कॉइन बिटकॉइन माइन हो जाएंगे। उसके बाद माइनिंग के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और ऑफ कोर्स उस टाइम प्राइस पर बहुत सीवियर और बहुत ज़्यादा हाई असर पड़ सकता है जब पूरे के पूरे बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो जाएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे बिटकॉइन आ जाएंगे आदमी लोगों के हाथ में। कोई कितने सेल करना चाहता है, कोई कितने सेल कर रहा है, कोई कितने बाई करना चाहता है या कितना बाई कर रहा है, वो प्राइस पर एक बहुत ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट डालेगा। तो ये तो हो गया कि कितने कॉइन हैं अभी तक बने हैं। बिटकॉइन की अगर हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम कब ट्रेड हुआ और कितनी ज़्यादा कम प्राइस है और कितनी ज़्यादा हाई प्राइस है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो 2009 में बिटकॉइन टॉक पर एक बंदे ने अराउंड 5050 बिटकॉइन सेल किए थे। और उसके कितने के बदले में सेल किया था, उसको मिले थे $5.02। $5.02 एक बंदे ने 2009 में, आज से अराउंड 14 ईयर्स कंसिडर कर लें कि आज से 14 साल पहले उस बंदे ने सिर्फ $5 में 5050 बिटकॉइन सेल किए थे। और अगर हम लोग इसकी ऑल द टाइम हाई और ऑल द टाइम लो की बात करें तो उस टाइम उसको प्राइस मिली थी 0.0009 पर। उस बंदे ने 5050 बिटकॉइन सेल कर दिए। और ऑल द टाइम हाई जो 2021 में टच हुई थी वो थी अराउंड $68,000, $68,789 थी। लेकिन आप 68 इसको राउंड फिगर कंसिडर करें तो इतनी ज़्यादा प्राइस थी। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि उस बंदे ने कितने का ट्रेड किया था ऑल द टाइम हाई से, तो 347 मिलियन, बाकी कुछ और भी डिजिट हैं, इतने लाख, लेकिन बिलियन में आप करें तो $0.347 बिलियन का उस बंदे ने ट्रेड किया था आज से 14 साल पहले। और 0.34 बिलियन के बदले उसको मिला थे ओनली $5। तो ये है बिटकॉइन की हिस्ट्री के कितना ज़्यादा 14 साल के अंदर इसने कितना ज़्यादा $5 को नियरली 0.374 बिलियन सप्लाई इसका फ़र्क पड़ा। 347 बिलियन जो है इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ी। और उसके बाद हम लोग चेक करें कि हाउ टू बाई बिटकॉइन। ऑफ कोर्स बिटकॉइन बाई करने के लिए आपको कोई वैलेट चाहिए होगा। आप इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम से या सेंट्रलाइज सिस्टम से बाई कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज में आपके साथ डेक्स है, जैसे कि सुशी स्वैप, पैनकेक स्वैप, इस तरह के जितने भी स्वैप्स हैं वो आते हैं डेक्स में। और अगर बात करें CeFi या SEX इसको कंसिडर करें तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। जैसे आपका बाइनेंस है, कॉइनबेस है, हुबी है, KuCoin है, इस तरह के जितने भी हैं, FTX वगैरह हो गई, ये सारी की सारी एक्सचेंज सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो जो बंदा बिल्कुल न्यू है उसके लिए बेस्ट है कि वो बाइनेंस यूज़ करे। और अगर उसके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक है, वो लिंक डाउनलोड करके आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्या आएगा, आपको अराउंड 10% आपको ट्रेडिंग फ़ी पर ट्रेडिंग फ़ी माफ़ होगी, मतलब उसका आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जो बंदे बाइनेंस यूज़ नहीं करना चाहते उनके लिए बाकी एक्सचेंजेस भी लिंक है। बट ये है कि बाइनेंस का इंटरफेस बहुत ज़्यादा आसान है, जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। उसके अलावा आपको बाइनेंस के बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर भी मैंने ऑलरेडी बाइनेंस के ट्यूटोरियल डाले हुए हैं। आप कैसे अकाउंट बनाएंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है,
ड्यूअल इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके बाद डीफाई स्टेकिंग क्या है, जितने के जितने ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए अपने ट्यूटोरियल्स में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट में सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल, मेरी वीडियोस आपको कुछ सीखने में हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ हेसिटेट ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा मुझे मोटिवेशन होगी, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। और ये सारी बेसिक्स के बाद, बेसिक्स सीखने के बाद ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को जो एडवांस मोड है, प्रोफेशनल मोड है, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, इस तरह की चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। और टेक्निकल एनालिसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कम्प्लेक्स है, बट अगर आप इसको इस तरह ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन करने में आप इसको बहुत ईजीली सीख सकते हैं। तो कुछ कमेंट हैं, कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।